Hello, future doctor. I Abhishek Priyadarshi from Radiance classes, and here we are going to study endomembrane system, which is very important part of eukaryotic cell. ओके और आजकल रिसेंटली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से नीट ने कई सारे क्वेश्चंस पूछे हैं. इवन लास्ट ईयर 2022 में भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से क्वेश्चंस थे और बहुत इजी टॉपिक है. बट इसे हमें देखना है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो सिस्टम है ये कैसे वर्क कर रही है और ये है क्या एक्चुअल में. ओके तो अगर हम देखें तो ये क्या है, तो ये सेट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स है. मतलब कई सारे एक सेल में तो कई सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन उन कई सारे सेल ऑर्गेनल्स में और कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल है जिनकी फंक्शन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होती है. मींस अगर जैसे उसमें 4 या 5 सेल ऑर्गेनल्स आ रहे हैं तो इन पांचों की फंक्शन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है. एक सेल ने कोई वर्क किया, फिर अपने उस वर्क को दूसरे को ट्रांसफर किया, फिर दूसरे ने उसमें कोई मॉडिफिकेशन या फिर अपने वर्क को ऐड किया, फिर उसने तीसरे को ट्रांसफर किया, फिर तीसरे सेल ऑर्गेनल ने उसमें कुछ वर्क किया, और इस तरह से करके एक सेट ऑफ सेल ऑर्गेनल है जो एक पूरे कंप्लीट वर्क को परफॉर्म करती है. सिमिलरली जैसे हमारे यहाँ जैसे कार्स वगैरह बनते हैं या फिर कोई बड़ी बड़ी मशीनरी बनती है तो एक असेंबलिंग सिस्टम होता है कि एक मशीनरी है, उस मशीनरी ने एक परफॉर्म किया, फिर उसने आगे वाले को ट्रांसफर किया, फिर दूसरे ने उसमें ऐड ऑन किया, फिर उसने तीसरे वाले को ट्रांसफर किया, फिर तीसरे ने उसमें समथिंग ऐड ऑन किया, और इस तरह से फाइनली एक एज फॉर एग्जांपल कार तो वो कंप्लीट हो पाती है. तो वैसे ही हमारे सेल के अंदर कुछ ऐसे सेट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स हैं. वैसे कहने को तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं और सबकी वर्क एक दूसरे से होती है कोऑर्डिनेटेड, मतलब सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, बट हाँ उनमें से कुछ सेट हैं जिनकी वर्क स्पेसिफिक हो जाती है, उन सबकी एक साथ कोऑर्डिनेटेड होती है. ओके तो अगर हम इस चीज को नोटिस करें तो ये है क्या, तो इसलिए कहते हैं कि a set of a set of cell organelles, a set of organelles whose functions are coordinated are considered in endomembrane system. मतलब वो set of organelles जिनकी फंक्शन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है उनको क्या कहते हैं हम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं, तो उनमें जैसे सबसे पहले वो क्या हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके दूसरी हमारी गोल्जी बॉडी, तीसरी हमारी लाइसोसोम और चौथी हमारी वैक्यूल्स. और ये सारे सेल ऑर्गेनल्स तो आप क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं एंड यू ऑल आर वेल अवेयर्ड कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स ये सारे आ रहे हैं हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में. यहाँ पे क्या हो रही है, ये सारे सेल ऑर्गेनल एक साथ मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं. एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा ऑर्गेनल 1 है, ये कोई एक ऑर्गेनल है, ठीक, इसने कोई फंक्शन परफॉर्म किया, इस फंक्शन से जो प्रोडक्ट आया इसने दूसरे ऑर्गेनल को ट्रांसफर किया. मान लो ये ऑर्गेनल 2 है, उसने इसे ट्रांसफर किया, और फिर इस ऑर्गेनल ने कोई इसमें कुछ ऐड ऑन किया, फिर इसने वो प्रोडक्ट बनाया, इस प्रोडक्ट में ऐड ऑन करके फिर इसने तीसरे को ट्रांसफर किया, ये ऑर्गेनल 3 है, और इस तरह से हमारा एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म होता है. तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो सेल ऑर्गेनल्स है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, आखिर ये सब एक साथ काम कैसे करते हैं. वैसे एनसीईआरटी में ये लाइन लिख रखी है एनसीईआरटी ने कि इनकी फंक्शन और स्ट्रक्चर ये दोनों डिस्टिंक्ट है, बट ये सब एक साथ मिलकर वर्क कर रहे हैं. तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि आखिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स ये सारे एक साथ मिलकर कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं. वैसे मैं आपको थोड़ा और जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, लेट अस सपोज कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है. ऐसी बात नहीं है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो उसकी गोल्जी बॉडी के साथ ही कोऑर्डिनेशन होगी, या फिर गोल्जी बॉडी की लाइसोसोम के साथ ही कोऑर्डिनेशन होगी, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लाइसोसोम के साथ ही कोऑर्डिनेशन होगी. ऐसा नहीं है. माइटोकॉन्ड्रिया की भी कोऑर्डिनेशन इन सबके साथ. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वर्क परफॉर्म करेंगे, ऑब्वियस सी बात है उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और एनर्जी कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया. तो कहीं ना कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का माइटोकॉन्ड्रिया से कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन है या नहीं, ऑब्वियसली है. लेकिन फिर भी हमें एनसीईआरटी ने कहा है ये बात कि ये चारों इनको इंक्लूड करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, क्योंकि इनकी फंक्शन वेल कोऑर्डिनेटेड है. वैसे अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे भी एनर्जी की जरूरत होगी माइटोकॉन्ड्रिया उन सबको एनर्जी देगा, और जब वो उन सबको एनर्जी देगा तो माइटोकॉन्ड्रिया तो फिर सबके लिए सबके साथ उसकी कोऑर्डिनेशन है. बट इनमें क्या होती है, इनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से होती है. तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि आखिर ये सब कैसे एक साथ मिलकर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं.
तो लेट अस सपोज कि ये एक सेल है, ओके। इस सेल में ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस हम जान रहे हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है, और ये जो न्यूक्लियस है ये डबल मेम्ब्रेन है, और यहाँ देखो ये न्यूक्लियर पोर है, ठीक। ये न्यूक्लियस से अटैच ये जो है ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम इन शॉर्ट RER भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? RER भी कहते हैं, ओके। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर प्रेजेंट है ये राइबोसोम्स। ये क्या है? राइबोसोम्स। मतलब इसके ऊपर पतले पतले दाने टाइप से, यूं कह लो कि पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर जो इसके ऊपर प्रेजेंट है, ये पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर हमारा राइबोसोम है, और राइबोसोम का प्रेजेंस ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ अपीयरेंस देता है। मींस कि अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से या माइक्रोस्कोप से अगर इन्हें देखा जाए तो इनकी अपीयरेंस रफ होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, और वो राइबोसोम कैसे होते हैं बेटा? ATS होते हैं, ओके। तो ये ATS राइबोसोम की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैसे एक हमारे पास और है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चूंकि हमने नाम लिया था ER, और ER दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखो किसी भी तरह का कोई पार्टिकल नहीं है, तो इसकी अपीयरेंस माइक्रोस्कोप से स्मूथ दिखती है, इसलिए क्या कह रहा हूं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। अगर हम देखें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किस चीज की सिंथेसिस होती है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये RER किसकी सिंथेसिस करता है? प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। और जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किस चीज का सिंथेसिस करता है? इसमें लिपिड की सिंथेसिस होती है, ठीक है ना। तो इसमें लिपिड की सिंथेसिस हो रही है और इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। तो RER ने प्रोटीन सिंथेसाइज किया, SER ने लिपिड सिंथेसाइज किया, ओके। अब अगर हम देखें तो यहां पे हमारा नेक्स्ट है ये गोल्जी बॉडी। तो हमने, अगर आप लास्ट स्लाइड में देखो तो आपने क्या देखा था? एक तो हमारा सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हमने, फिर हमारा दूसरा क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। तो आप अगर यहां पे देखो ये हमारा गोल्जी बॉडी, ये जो गोल्जी बॉडी है ये पूरे स्ट्रक्चर, यहां पे ये जो आप फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड सिस्टर्न है। तो यहाँ पे एक सिस्टर्न है, दो, ये जो स्ट्रक्चर ये भी क्या कहलाएगा? सिस्टर्न है। ये जो स्ट्रक्चर ये भी क्या कहलाएगा? सिस्टर्न है। मतलब ये सारे के सारे क्या? सिस्टर्न है। और सिस्टर्न इज टॉप, एक ये इस तरह से सारे सिस्टर्ने को एक साथ अरेंज किया गया, और ये क्या स्ट्रक्चर कहलाया? गोल्जी बॉडी। ये क्या स्ट्रक्चर कहलाया? गोल्जी बॉडी, या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, दोनों ही कह सकते हैं, ओके। तो ये हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया। अब देखिए होता क्या है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है पहले से पता चल गया, और हमें जानते भी हैं कि ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, तो इसने प्रोटीन सिंथेसिस। अब RER में यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस हुई, और ये जो प्रोटीन की सिंथेसिस हुई तो इस प्रोटीन को इसने वेसाइकल में पैक किया। ये हमारा RER का, लेट अस सपोज वेसाइकल है, हमारा RER का वेसाइकल है। तो RER के वेसाइकल में RER ने अपने जो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा था उसे इसमें फिल किया। तो लेट अस सपोज कि इसने प्रोटीन सिंथेसाइज किया, वो ये प्रोटीन है, और उसने ये प्रोटीन इसमें फिल किया। तो ये प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ इसमें RER में, और इस प्रोटीन को इसने फिल किया इस वेसाइकल में, ओके। तो इसने इस वेसाइकल में प्रोटीन को फिल कर दिया, अब प्रोटीन फिल हो गया इस वेसाइकल में, राइट। वैसे ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसने भी लिपिड की सिंथेसिस की, इसने भी लिपिड की सिंथेसिस करी, और इसने भी अपने वेसाइकल में इस लिपिड को भर दिया। सपोज कि ये लिपिड है, ये लिपिड है किसकी? सपोज कि ये लिपिड है, ये लिपिड है जो कि किस में फॉर्म हुई थी? हमारी SER में, ओके। तो ये लिपिड की सिंथेसिस हुई, और इसने लिपिड को क्या किया? फिल कर दिया इस वेसाइकल में। तो ये RER की वेसाइकल, RER ने प्रोटीन सिंथेसाइज किया, RER ने प्रोटीन सिंथेसाइज किया, और इस सिंथेसाइज्ड प्रोटीन को इसने अपने वेसाइकल में फिल किया। वैसे ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसने लिपिड सिंथेसाइज किया, और इसने लिपिड को अपने वेसाइकल में पैक किया। अब ये दोनों ही वेसाइकल, ओके, ये दोनों ही वेसाइकल अब इसे लेकर चलेंगे वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास, ओके।
अब ये वेसिकल यहां से निकले और ये निकल के आप ऐसे सपोज करो कि ये वेसिकल यहां से निकले और ये निकल के कहां चले, प्रोटीन लेते हुए कहां चले, इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। ओके, ध्यान से देखना। अब मैं इसे यहां से बनाता हूं, ठीक है। देखो जैसे ये वेसिकल, ठीक। अब ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास है, तो गोल्जी अपने पास अपने साथ क्या लाए, इसने प्रोटीन लाया जो कि प्लाज्मिक, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो वेसिकल है उसने क्या लाया, इस वेसिकल ने लाया के साथ लिपिड, जो कि कहां सिंथेसाइज हुआ था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसने प्रोटीन को लाया और इसने लिपिड को लाया। अब ये जो मेम्ब्रेन से, चूंकि वेसिकल्स भी मेम्ब्रेन से बने हुए, गोल्जी बॉडी भी मेम्ब्रेन से बने हुए, ये इसमें फ्यूज हो जाते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए हुए, यानी कि आरईआर और एसईआर, इन दोनों से आए हुए वेसिकल जिन्होंने अपने साथ प्रोटीन और लिपिड को लाया था, वो इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर में मर्ज हो जाते हैं या फ्यूज कर जाते हैं। ठीक, अगर हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ये तीनों क्या है, फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर सिस्टर्न है, और इस तरह से ये पूरा का पूरा क्या बना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये वाला जो रीजन है, या यूं कह, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का कहलाता है सिस फेस, राइट। ये सिस फेस कहलाता है। ओके, तो जो वेसिकल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अपने साथ प्रोटीन और लिपिड कैरी करके ला रहे हैं, वो इसमें फ्यूज कर गए। फ्यूज करने, अब को ध्यान से देखना, अपने और को इस सिस्टर्ने में इन्होंने राइट। तो अब जैसे ये लिपिड और प्रोटीन इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस्टर्ने में कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म करता है। तो एक मशीनरी ने अपने काम कर ली, या एक ऑर्गेनल ने अपना काम करा और अपने इस काम को दूसरे को ट्रांसफर करा, किसको, गोल्जी बॉडी को। अब गोल्जी बॉडी क्या करेगा, इसमें समथिंग ऐड ऑन करेगा या इसको ट्रांसफॉर्म करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन में ये क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन में ये प्रोटीन में और लिपिड में ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है, बायोलॉजी में इसे हम ग्लाइकोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बायोलॉजी में इसे हम, ग्लाइकोजन। ठीक है, मींस जब ये वेसिकल से गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस्टर्ने में गया, तो इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने इसमें क्या किया, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट को ऐड ऑन किया। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है, बायोलॉजी में इसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। मींस हुआ क्या, अगर हम इसको ध्यान से नोटिस करें तो हो क्या रहा है यहां पे, सबसे पहले तो प्रोटीन, और प्रोटीन में क्या ऐड हुआ, ग्लाइकोजन। तो ये क्या बन गया, ग्लाइको प्रोटीन। सिमिलरली लिपिड में भी ग्लाइकोजन ऐड किया, तो ये क्या बन गया, ग्लाइकोलिपिड। ओके, तो ध्यान से देखना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस किया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड सिंथेसिस किया, और इसने इसको ट्रांसफर किया किसमें, गोल्जी बॉडी में या गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इसमें कार्बोहाइड्रेट को ऐड ऑन किया। जब इसने कार्बोहाइड्रेट को ऐड ऑन किया, और कार्बोहाइड्रेट को हम बायोलॉजी में ग्लाइकोजन कहते हैं, मींस प्रोटीन में ग्लाइकोजन को ऐड किया, तो क्या बना वो, ग्लाइकोप्रोटीन। फिर लिपिड में इसने ग्लाइकोजन को ऐड किया, तो फिर क्या बना, ये ग्लाइकोलिपिड। यानी कि प्रोटीन को रिसीव किया गोल्जी बॉडी ने और उसे ग्लाइकोजन और ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट किया। यानी कि अगर हम यहां पे बात करें कि आखिर गोल्जी बॉडी की फंक्शन क्या हो रही है, गोल्जी बॉडी क्या कौन सी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये ग्लाइकोजन को ऐड कर रहा है प्रोटीन और लिपिड में, यानी कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है। अब ये क्या करता है,
लिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन को यूं हो कि आगे इनको भेज, और फिर इसमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। और अब इस बॉडी का जो ट्रांसफेस है, राइट, जो गोल्जी बॉडी का ट्रांसफेस है, ये ट्रांसफेस करता है। ओके, तो ट्रांसफेस भी वेसाइकल का फॉर्मेशन, तो ध्यान देना यहां पे गोल्जी बॉडी का सिस फेस इन वेसाइकल्स को रिसीव कर रहा है या यूं को एक्सेप्ट कर रहा है, और जो ट्रांसफेस है वापस ये वेसाइकल बना के और इस न्यू ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन को इसमें पैक करता है। यानी कि अब ये क्या कर रहा है, ये हमारा प्रोटीन येलो वाला और रेड वाला ग्लाइको प्रोटीन, वैसे ये ग्रीन वाला हमारा अगर लिपिड है तो ये रेड वाला क्या है हमारा ग्लाइको, यानी कि स्ट्रक्चर क्या हो गया बेटा, ग्लाइको, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, ग्लाइकोलिपिड। तो अब ये गोल्जी बॉडी का ट्रांसफेस ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बना के ऑफ करता है, यानी कि बाहर की तरफ भेजता है। ठीक है, अब यहां पे दो बातें होती हैं कि इस ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को आखिर भेजना कहां है, या सेल भेजना है। ओके, सेल के अंदर तो अब ये गोल्जी बॉडी पे डिपेंड करता है कि कहां भेजे, और ये भेजता कैसे है, ऑन डिमांड। अगर मान लो ये सेल के पास ऐसा है कि ये सेल बाहर भेजेगा, यानी कि एक सेक्रेटरी सेल है, कुछ चीजों को ये बाहर भेजना है, मतलब इस ग्लाइकोप्रोटीन और की डिमांड आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर जाना है, तो क्या करेगा ये इस चीज को, मतलब अपने इस वेसाइकल को बाहर, यानी कि सेल के बाहर भेज देगा। ठीक है, और ये जो सेल के बाहर भेजेगा, लेट अस सपोज करिए ग्लाइकोप्रोटीन को सेल के बाहर भेज रहा है, ये हमारा प्रोटीन येलो वाला, और ये जो हमारा रेड वाला है ये हमारा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये हमारा ग्लाइकोजन। तो जब ये प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन को अगर ये सेल के बाहर भेज रहा है, क्योंकि अगर डिमांड सेल के बाहर है तो इसे कहेंगे हम सिक्रेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सिक्रेशन। मतलब सेल ने अपने अंदर के सब्सटेंस को, गोल्जी या फिर गोल्जी बॉडी ने सेल के अंदर के सब्सटेंस को कहां भेजा, बाहर, एंड दिस इज कॉल्ड सिक्रेशन। ये क्या कहलाएगा बेटा, सिक्रेशन। ओके, तो इस तरह। और अगर कभी अंदर भेजना है, मान लो अगर अंदर में इस लोकेशन पे डिमांड है, यहां पे भेजना है, तो फिर क्या करता है सेल, ये जो आपका साइकिल यहां आना है। ओके, इसे पे आना है, तो क्या करेगा, ये प्रोटीन, ओके, और ये रहा कार्बोहाइड्रेट। हाँ, तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन को अगर यहां पे आना है तो ये इसमें एक टैग लगा देता है। इसमें क्या करता है, एक टैग लगाता है, और इस टैग के सहारे वो यहां पे आ जाता है, यानी कि जिस लोकेशन पे डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से अगर आप फिगर आउट करो तो यहाँ पे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लाइकोजन कहलाता है, उसकी एडिंग कर रहा है कौन, हमारी गोल्जी बॉडी, यानी कि ये एक तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और प्रोटीन में ग्लाइकोजन को ऐड कराना या लिपिड में ग्लाइकोजन को ऐड कराना, और ऐड करके ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाना, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को, ग्लाइकोसाइलेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, ग्लाइकोसाइलेशन। ओके, ग्लाइकोसाइलेशन क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। यानी कि गोल्जी बॉडी ने जो वर्क परफॉर्म किया, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन, जिसमें इसने किसको बनाया, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन को बनाया। ओके, तो देख लो आप, एक तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फंक्शन परफॉर्म किया, इसने प्रोटीन बनाया और इसने लिपिड बनाया, फिर इसने ट्रांसफर किया गोल्जी बॉडी को, और गोल्जी बॉडी ने उसने को ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म क्या किया, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट को ऐड किया, और ऐड करके फिर इसको डिमांड के अकॉर्डिंग अगर सेल के बाहर भेजना है तो उसे सिक्रेट बाहर, और अगर सेल के अंदर लाना है तो फिर अंदर में टैग लगा के यहाँ पे भेज दिया, और ये टैग ही गाइड करता है कि आखिर इस वेसाइकल को कहाँ जाना है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, यानी कि अभी जो हमने इससे प्रीवियस स्लाइड में देखा था, ठीक, एंडोप्लाज्मिक और गोल्जी बॉडी, ये दोनों कैसे आपस में एक साथ मिलकर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, नाउ एक और हमारे साथ है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास लाइसोसोम भी आता है, तो ये बेटा लाइसोसोम है।
ओके, लाइसोसोम को आप जान रहे हो, क्लास 9 से आपने पढ़ा है, सोसाइटल बैग कहा जाता है। इसमें बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, इसकी अपनी फंक्शन है। बट यहाँ पे ये इस प्रोसेस में इनका कैसे कनेक्शन है? ओके, यहाँ पे देखिए, ये जो लाइसोसोम के अंदर जो मटेरियल बना हुआ है, ओके, जो भी इनके अंदर जो भी मटेरियल भरे होंगे, ये मटेरियल का फॉर्मेशन करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। यानी कि लाइसोसोम के अंदर जो मटेरियल फॉर्म्ड है वो क्या है, वो कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज मटेरियल आर फॉर्म्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन मटेरियल्स को पैक करता है, इनकी पैकेजिंग करता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इनकी पैकेजिंग करा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसके अंदर का मटेरियल बनाया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इन दोनों का कंबाइंड या कलेक्टिव एफर्ट से किसकी फॉर्मेशन हुई? लाइसोसोम की फॉर्मेशन हुई। तो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है, या इन दोनों ने ही मिलकर एक लाइसोसोम का बनाया। तो लाइसोसोम को यहाँ पे एक कह सकते हैं कि इन ये और ये सब एक साथ मिलके एक फंक्शन परफॉर्म हुआ। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर आप इस गोल्जी बॉडी में देखो तो गोल्जी बॉडी ही वो सेल ऑर्गेनल है जो कि डिसाइड कर रहा है कि आखिर कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स को किधर जाना है। यानी कि एक तरह से ये मिडलमैन का रोल प्ले कर रहा है, लग रहा है ना ऐसा। एक ये है जहां पे प्रोटीन बना और फिर इसके बाद सेल से बाहर जाना है, और बीच में हमारा क्या आ रहा है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। मतलब इसने कुछ मटेरियल बनाया, इसने ट्रांसफर किया गोल्जी बॉडी को, और गोल्जी बॉडी इसे ट्रांसफर किया जहां उसे जाना था वहां। यानी कि गोल्जी बॉडी कहीं ना कहीं एक मिडलमैन का रोल प्ले कर रहा है ना, मिडलमैन का रोल प्ले। अभी जो गोल्जी बॉडी मिडलमैन का रोल प्ले कर रहा है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ ये हमें लग रहा है, देखने से लग रहा है कि यहां से अब ऐसा नहीं कि एक ही वेसाइकल निकले, यहां से कई सारे वेसाइकल एक साथ निकलते हैं। मींस ध्यान देना, यहाँ पे कई सारे वेसाइकल एक साथ निकलते हैं। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और दोनों इवन रफ और स्मूथ, हमने तो आपको एक दिखाया, तो आपको तो लग रहा होगा अच्छा एक गया एक चला गया ये काम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। लगातार कंटिन्यूअसली इनमें से वेसाइकल्स फॉर्म होते रहते हैं और यहाँ पे जाते रहते हैं। मतलब इसके सिस फेस की तरफ जाते रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दोनों रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसाइकल्स रिलीज होते हैं और इनके सिस फेस की तरफ जाते रहते हैं। मतलब लगातार ये प्रोसेस चालू रहती है। इसमें इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग ये गोल्जी बॉडी डिसाइड करता है कि किसकी लिस्ट कैसी चाहिए, मतलब किसको पहले जाना चाहिए और किसको बाद में जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो मैक्रोमोलिक्यूल्स की बड़ी जोरदार ट्रैफिक बन रही है, ट्रैफिक लग रही है ना। अब इस ट्रैफिक में डिसाइड कौन कर रहा है? इस ट्रैफिक में डिसाइड कर रहा है ये गोल्जी बॉडी की किसको कहां जाना है, किसको पहले जाना है, किसको पहले ट्रांसफॉर्म करना है, क्या करना है, ये गोल्जी बॉडी कर रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि गोल्जी बॉडी एक तो गोल्जी बॉडी ने बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर, ग्लाइकोसाइलेशन, राइट। दूसरा, गोल्जी बॉडी एक मिडिल मैन की तरह वर्क कर रहा है, ओके, एक मिडिल मैन, और ये जो मिडिल मैन की तरह वर्क कर रहा है, इसलिए अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो एक तो ये है ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। दिस इज द वेरी फर्स्ट फंक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। एंड द सेकंड वन इज इट एक्ट एज मिडिल मैन ऑफ द सेल, क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा ये क्या कर रहा है? मिडिल मैन की तरह वर्क कर रहा है। कौन सा मिडिल मैन? जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स आ रहे हैं उनको किनको कब ट्रांसफॉर्म करके कहां भेजना है, और ये डिसाइड करना किसका काम है? इस गोल्जी बॉडी का। तीसरा चीज क्या है? ये डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल ट्रैफिक इन द सेल, जो कि हम अभी ऑलरेडी देख चुके हैं ये चीज कि कैसे ये डायरेक्टर की तरह काम कर रहा है गोल्जी बॉडी का। तो इस तरह से अगर आप देखो तो इस पूरे, अगर मैं तो एक साथ कंक्लूड कर दूं इस पूरे कंटेंट को, तो क्या हो रहा है? मैंने शुरू में क्या बोला था कि हमारे सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, नो डाउट, और सारे सेल ऑर्गेनल एक साथ कोऑर्डिनेटेड भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है, वैसे भी कोई सेल ऑर्गेनल इंडिपेंडेंटली वर्क कर ही नहीं सकता। अगर एक कंप्लीट सिस्टम में है, एक ऑर्गेनाइजेशन में है, तो वर्क करना पॉसिबल नहीं है। सारे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है, बट कुछ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं कोऑर्डिनेटेड। ऑल्दो एनसीईआरटी ये भी लिख रही है स्ट्रक्चर और फंक्शन सभी डिफरेंट है। जी हां, अगर आप देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर, गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर इंटायरली डिफरेंट है, बट देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। इनकी फंक्शन भी डिफरेंट, अपने अपने काम करने का तरीका डिफरेंट है, बट इनके अपने अपने काम करने का तरीका डिफरेंट है, बट इनके फंक्शन फिर भी एक साथ कोऑर्डिनेटेड है। अच्छा, एक बात और बता दो, ये जो गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन सिंथेसिस किया या एसईआर ने जो लिपिड सिंथेसिस किया, ये की प्रोसेस है ना,
जो कि गोल्जी बॉडी ने करा था। अभी हमने कहा ना गोल्जी बॉडी ने करा, और अभी भी अगर आप इसके फंक्शन में भी देखो तो गोल्जी बॉडी के फंक्शन में ये आएगा क्या, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि ग्लाइकोसाइलेशन। बट ये जो ग्लाइकोसाइलेशन का वर्क होता है ये इनिशिएट हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ध्यान से इस बात को सुनिएगा, ये ग्लाइकोसाइलेशन का जो फंक्शन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही शुरू हो जाता है, यानी कि थोड़े से कार्बोहाइड्रेट का एडिशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यानी कि RER और SER इनमें ही स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन है कि ग्लाइकोसाइलेशन टेक्स प्लेस वेयर, तो गोल्जी बॉडी, और ग्लाइकोसाइलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये स्टार्ट हो जाता है, बट ये जो कंप्लीट होता है बस महज स्टार्ट होता है जरा सा, लेकिन ये पूरी तरह जो फिनिश होता है वो कहां फिनिश होता है, गोल्जी बॉडी में। तो इस तरह से आप देख लीजिए ये सेट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स है, और ये सारे सेल ऑर्गेनल्स एक साथ कोऑर्डिनेटेड है। कैसे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनाया, RER ने प्रोटीन बनाया, SER ने लिपिड बनाया, वेसिकल में पैक किया, गोल्जी बॉडी को सेंड किया, गोल्जी बॉडी ने रिसीव किया, उसमें कार्बोहाइड्रेट ऐड किया यानी कि ग्लाइकोजन ऐड किया, यानी कि ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाया, और फिर उसे पिंच्ड ऑफ कर दिया। अच्छा, एक लास्ट बच गया, वैक्यूल्स, क्योंकि हमारे पास वैक्यूल्स भी है। बेटा वैक्यूल्स जो है, अब चूंकि इतनी सारी प्रोसेसेस हो रही हैं, ओके, इतनी सारी प्रोसेसेस हो रही हैं, अब इतने सारे प्रोसेस में ऑब्वियस सी बात है कि इतनी बड़ी मेटाबॉलिज्म में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेंगे। तो चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेटाबॉलिज्म हो रहा हो या गोल्जी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, वेस्ट प्रोडक्ट तो बनने ही बनने हैं। उन वेस्ट प्रोडक्ट का फर्दर जो भी यहां से वेस्ट प्रोडक्ट बना, उन सारे वेस्ट प्रोडक्ट को किस में भेजा जाता है, वैक्यूल्स में। तो इस तरह से ये चारों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, ऑल आर वेल कोऑर्डिनेटेड। ये भले स्ट्रक्चर में और फंक्शन में एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट हैं, बट इनकी फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है, एंड दिस इज व्हाट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम।